नागरिकता। ये शब्द सुनने में कितना सीधा लगता है ना? लेकिन असल में ये हमारी पहचान, हमारे हक, सबकी जड़ है। बिल्कुल। इसी से तो तय होता है कि आप किसी देश के सिस्टम का, उसके फायदों का, उसकी सुरक्षा का हिस्सा हैं या नहीं। हाँ, और आज हम इसी अहम मुद्दे की तह तक जाएंगे। हमारे पास समझने के लिए काफी कुछ है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 10 है जी। फिर वो 1955 का नागरिकता अधिनियम है। हाँ, और उसके संशोधन। हाँ बिल्कुल, जैसे वो चर्चित CAA 2019 और अभी हाल में जो असम समझौते से जुड़ी धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो भी। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का जो शुरुआती बिंदु है वो यही होगा, संविधान का अनुच्छेद 10। ये कहता है कि जो भारत का नागरिक है वो बना रहेगा। अच्छा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी अनुच्छेद में एक, कह सकते हैं, एक पेच है। वो ये कि ये सब संसद जो कानून बनाएगी उसके दायरे में होगा। अच्छा। और यहीं से फिर अनुच्छेद 11 का रोल शुरू हो जाता है। तो मतलब संविधान एक तरह की शुरुआती गारंटी तो दे रहा है, लेकिन साथ ही संसद को ये ताकत भी दे रहा है कि वो नियम बदल सकती है। हाँ। और यही वो शक्ति है जिससे फिर वो 1955 का कानून बना। और फिर बाद में CAA और धारा 6A जैसे मुद्दे आए जिन पर इतनी बहसें होती हैं आज। सटीक, बिल्कुल यही हमारा मकसद आज यही है कि इन सब स्रोतों के जरिए ये समझें कि भारत में नागरिकता का ये पूरा ताना बाना कैसे बुना गया है। मतलब ये गारंटी और संसद की शक्ति के बीच का संतुलन कैसे काम करता है। और जो हाल के डेवलपमेंट्स हैं, जैसे CA के नियम आए हैं या धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सब इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलते हैं या शायद और साफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं फिर। अनुच्छेद 10 आखिर है क्या? ये जो नागरिकता बनी रहने की बात करता है, इसका असल मतलब क्या है संविधान में? देखिए, अनुच्छेद 10 का सार ये है, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो, कि हर वो व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के टाइम पर, यानी 26 जनवरी 1950, हाँ, उस समय जो भी अनुच्छेद 5 से 9 के तहत भारत का नागरिक था या माना गया था, वो आगे भी भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये नागरिकता संसद द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जारी रहेगी। अरे ये तो बड़ी अजीब बात हुई। मतलब एक तरफ तो संविधान गारंटी दे रहा है, और वो भी उस मुश्किल वक्त के बाद जब देश का बंटवारा हुआ था। हाँ बिल्कुल। लाखों लोगों की नागरिकता का सवाल था। और दूसरी तरफ कह रहा है कि संसद कानून बनाकर इसे बदल सकती है। ये तो मतलब एक तरह की अस्थायी सुरक्षा हुई। हाँ, आप इसे एक निरंतरता खंड कह सकते हैं। इसका मकसद शायद यही था कि जब तक संसद नागरिकता पर कोई पूरा डिटेल में कानून ना बना ले, तब तक एक स्थिरता बनी रहे। अच्छा। ये संविधान लागू होने पर जो नागरिक बन गए, उनके अधिकार को जारी रखने का एक शुरुआती वादा था। लेकिन ये कोई परमानेंट अटूट वादा नहीं था। अनुच्छेद 10 खुद ही अपनी सीमा बता देता है। और अनुच्छेद 11 वो इसी सीमा को तो और पुख्ता करता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 11 तो संसद को नागरिकता हासिल करने, मतलब एक्विजिशन, और नागरिकता खत्म होने यानी टर्मिनेशन, इसके बारे में कोई भी प्रावधान बनाने की पूरी शक्ति देता है। मतलब आप कह सकती हैं लगभग असीमित शक्ति। कोई भी प्रावधान? हाँ, कोई भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे हाल ही में धारा 6A वाले मामले में इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकता के मामले में संसद की शक्ति सर्वोपरि है, ओवरराइडिंग पावर है। अच्छा। हाँ, ये शक्ति इतनी है कि वो संविधान के जो शुरुआती नागरिकता प्रावधान थे, मतलब अनुच्छेद 5 से 9, उनको भी बदल सकती है। बाप रे। ये तो काफी बड़ी शक्ति है संसद के हाथ में। तो फिर अनुच्छेद 10 की वो जो गारंटी है, वो संसद की इस शक्ति के सामने कितनी टिक पाती है? क्या अदालतों ने इस पर कुछ कहा है पहले? हाँ, अदालतों ने बार बार ये कंफर्म किया है कि नागरिकता का अधिकार जो है वो संसद के कानूनों के अधीन है, सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। इब्राहिम वजीर बनाम बॉम्बे राज्य जैसे पुराने मामले भी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। अच्छा। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अनुच्छेद 10 में जो हर व्यक्ति लिखा है, उसका मतलब प्राकृतिक व्यक्ति है, मतलब हम और आप जैसे लोग। इसमें कंपनियां या निगम नहीं आते। अच्छा, कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं। हाँ, वो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाले मामले में कहा गया था। पर हाँ, इसका दायरा वैसे व्यापक है, इसमें कैदी भी शामिल है, जैसा प्रभाकर मामले में था। ठीक है। लेकिन निचोड़ यही है कि अनुच्छेद 10 एक नींव रखता है,
पर उस पर इमारत बनाने का पूरा अधिकार संसद को अनुच्छेद 11 से मिल जाता है। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने फिर 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। ये जो कानून है ये कैसे तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं? क्या तरीके हैं इसके तहत? हाँ, ये 1955 का एक्ट ही नागरिकता का मेन लीगल फ्रेमवर्क है आज तक। इसके तहत नागरिकता पाने के कई तरीके हैं। मैं संक्षेप में बताती हूँ। हाँ प्लीज। एक तो है जन्म से, मतलब बाय बर्थ। ये धारा 3 में है, पर इसकी शर्तें वो वक्त के साथ काफी बदल गई हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले तो बस भारत में जन्म लेना ही काफी था। फिर नियम बदला कि माता पिता में से कम एक भारतीय होना चाहिए, और फिर 2004 के बाद से नियम और सख्त हो गए। क्या हो गया अब? अब ये है कि या तो दोनों माता पिता भारतीय हो, या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो मतलब सिर्फ भारत में पैदा हो जाना अब गारंटी नहीं है। ये तो बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये तो हुआ जन्म से, और दूसरे तरीके क्या हैं? दूसरा है वंश द्वारा, मतलब बाय डिसेंट। ये धारा 4 में है। ये उनके लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। हाँ। यहाँ भी नियम बदले हैं। पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने से नागरिकता मिलती थी, पर अब माता या पिता किसी के भी भारतीय होने पर मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना वगैरह। ओके। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन। ये धारा 5 है। ये खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों यानी PIOs, या जो भारतीय नागरिकों से शादी करते हैं, या भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों के लिए है। इन्हें कुछ साल भारत में रहने के बाद अप्लाई करना होता है। ठीक है। चौथा है देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन, धारा 6। ये उन विदेशियों के लिए है जो भारत में काफी लंबे समय से कानूनी तौर पर रह रहे हैं, यहाँ की कोई एक भाषा जानते हैं, अच्छा चरित्र है और संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। कुछ और शर्तें भी हैं। और पांचवा तरीका है, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है, जैसे पहले सिक्किम हुआ था, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। ये धारा 7 है। अच्छा, तो ये तो हो गए नागरिकता पाने के तरीके। और नागरिकता खोई भी जा सकती है। आपने शुरू में कहा था कि भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल सही। भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। नागरिकता खत्म होने के भी 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं एक्ट में। क्या है वो? पहला है स्वेच्छा है स्वेत त्याग देना, मतलब रिनंसिएशन। ये धारा 8 है। अगर कोई अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहे। ठीक। दूसरा है समाप्ति यानी टर्मिनेशन। ये धारा 9 है। इसका मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अच्छा, जैसे ही ली वैसे ही खत्म। हाँ। और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित किया जाना, मतलब डेप्रिवेशन। ये धारा 10 है। ये ज्यादातर उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें नागरिकता रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण से मिली हो। किन वजहों से वंचित किया जा सकता है? कई वजह हैं, जैसे अगर ये पाया जाए कि नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई थी, या फर्जी दस्तावेज दिए थे, या अगर व्यक्ति ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखा हो या उसकी मदद की हो। इन आधारों पर सरकार नागरिकता वापस ले सकती है। ये तो हुआ कानून का पूरा ढांचा, लेकिन असली पेचीदगियां तब सामने आती हैं जब इन कानूनों को जमीन पर उतारा जाता है या फिर इनमें संशोधन होते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो असम से जुड़ा धारा 6A का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे सही ठहराया है। ये पूरा मामला था क्या और इतना विवादास्पद क्यों रहा इतने सालों तक? जी, धारा 6A ये 1985 में जो असम समझौता हुआ था, उसके तहत नागरिकता अधिनियम में जोड़ी गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए एक स्पेशल प्रोविजन था। सिर्फ असम के लिए? हाँ, ये बांग्लादेश जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से असम में आए प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ा था। इसने कट ऑफ तारीख तय की 25 मार्च 1971। अच्छा, 25 मार्च 1971। हाँ, इसके मुताबिक जो लोग 1 जनवरी 1966 के पहले असम आ गए थे, उन्हें तो नागरिक मान लिया गया। ठीक। जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच आए, उन्हें विदेशी के तौर पर रजिस्टर कराना था। उन्हें नागरिकता मिलनी थी, लेकिन 10 साल बाद, और इस 10 साल के दौरान उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। ओह, 10 साल का वेटिंग पीरियड और वोटिंग राइट नहीं? जी। और जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आए, उन्हें अवैध प्रवासी माना गया और उन्हें देश से बाहर निकालने का प्रावधान था। लेकिन
सवाल वही कि सिर्फ असम के लिए ही अलग नियम क्यों, और ये कट ऑफ तारीख भी बाकी देश से अलग क्यों रखी गई? शायद इसी को लेकर चुनौती दी गई होगी कोर्ट में। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यही था। पहला कि ये सिर्फ असम पर लागू होता है, इसलिए ये अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये असम के साथ भेदभाव है। दूसरा ये कहा गया कि ये संविधान के जो मूल नागरिकता अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 6 जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है, उससे मेल नहीं खाता। अच्छा। तीसरा तर्क था कि इससे असम की जो अपनी खास संस्कृति और पहचान है उसको खतरा है। ये अनुच्छेद 29 का उल्लंघन हो सकता है। और भी कुछ? हाँ, ये भी कहा गया कि ये बाहरी घुसपैठ को नियमित करके एक तरह से राज्य में अंदरूनी अशांति को बढ़ावा दे रहा है, जो अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र की जिम्मेदारी के खिलाफ है। तो इतने सारे तर्कों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही कैसे ठहराया? मतलब बहुमत का क्या तर्क था, खासकर जब भेदभाव वाला आरोप इतना सीधा लग रहा था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इसे सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि असम की स्थिति वाकई असाधारण थी। असाधारण कैसे? वहाँ प्रवासन का जो पैमाना था, मतलब जितने बड़े नंबर में लोग आए और उसका जो असर असम के समाज और राजनीति पर पड़ा, वो बहुत बड़ा था। वो देश के बाकी हिस्सों जैसा नहीं था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि संसद का केवल असम के लिए विशेष प्रावधान बनाना और एक अलग कट ऑफ तारीख तय करना, जो 1971 की तारीख बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी है, न कि बंटवारे से, ये तर्कसंगत था। इसमें कोई मनमानापन नहीं था और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। अच्छा, मतलब वर्गीकरण का आधार तर्कसंगत माना। हाँ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और कोर्ट ने फिर से अनुच्छेद 11 के तहत संसद की जो व्यापक शक्ति है उस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद को ऐसी जटिल, अभूतपूर्व समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है, भले ही वो कानून किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए क्यों न हो। ये तो संसद की शक्ति की एक बहुत बड़ी पुष्टि हुई, लेकिन क्या कोर्ट ने यह भी माना कि इस कानून को लागू करने में दिक्कतें आईं, क्योंकि इतने सालों से ये मामला चल रहा था? हाँ, बहुमत ने ये माना। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो इस समझौते को ठीक से लागू करने में, मतलब समय पर पहचान करने और फिर निर्वासन करने में विफल रहीं। ये माना उन्होंने। तो फिर? लेकिन उन्होंने कहा कि इस विफलता के कारण, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेलियर के कारण, कानून को ही असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपनी जगह सही था। अच्छा, लेकिन एक जज ने असहमति भी जताई थी, है ना? उनका क्या तर्क था? हाँ, जस्टिस पारदीवाला ने असहमति जताई। उनका तर्क बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सामयिक अतार्किकता का, मतलब टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस। सामयिक अतार्किकता, ठीक है। उनका कहना था कि हो सकता है ये कानून जब 1985 में बना तब सही रहा हो, तर्क संगत रहा हो, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी, मतलब करीब 4 दशक हो गए, पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अनिश्चितता बनी रही। इस वजह से ये कानून अब अतार्किक और असंवैधानिक हो गया है। मतलब समय बीतने के साथ कानून की वैधता खत्म हो गई। हाँ, उनका तर्क यही था कि जो देरी हुई और जो अनिश्चितता बनी रही, उसने इसे अब अन्यायपूर्ण बना दिया है। लेकिन बहुमत ने इस दृष्टिकोण को नहीं माना। ये सामयिक अतार्किकता वाला तर्क वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून की वैधता समय के साथ भी बदल सकती है। खैर, ये धारा 6A का मामला संसद की शक्ति बनाम मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय हितों की जो बहस है, उसको साफ तौर पर दिखाता है। बिल्कुल। और इसी बहस की, कह सकते हैं, अगली कड़ी है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019। ये क्या है और इसके आसपास इतना विवाद क्यों है? जी, CAA 2019 भी, जैसा आपने कहा, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही एक संशोधन है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वही 3 देश। हाँ, इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत आए 6 गैर मुस्लिम समुदायों के लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता आसान बनाता है। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। CAA कहता है कि इन समुदायों के जो लोग इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अच्छा। और वो देशीकरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए जो जरूरी निवास अवधि थी भारत में रहने की,
वो भी 11 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई है। ओके, तो उनको जल्दी नागरिकता मिल सकती है। हाँ, और हाल ही में मार्च 2024 में इसके नियम भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब ये लागू हो गया है। तो फिर विवाद की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि इसमें एक धर्म विशेष यानी इस्लाम के लोगों को शामिल नहीं किया गया है? हाँ, ये एक कह सकते हैं सबसे प्रमुख चिंता है और विवाद का बड़ा कारण है। आलोचकों का कहना है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। अच्छा। और ये भारत का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, सेक्युलर फैब्रिक, और संविधान का अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने सबको बराबर मानता है, उसका उल्लंघन है। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क है कि अगर नागरिकता देने का आधार धार्मिक उत्पीड़न है तो इसे सिर्फ गैर मुस्लिमों तक सीमित क्यों रखा गया है? क्या इन 3 देशों में मुस्लिम समुदाय के अंदर भी कुछ ऐसे पंथ या समूह नहीं है जिनका उत्पीड़न होता है, जैसे अहमदिया या शिया? और दूसरा सवाल ये उठाते हैं कि सिर्फ इन्हीं 3 देशों को क्यों चुना गया? हमारे और भी पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका जहां तमिल हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, या म्यांमार जहां रोहिंग्या मुसलमानों का। उन्हें क्यों बाहर रखा गया है? ये वाजिब सवाल लगते हैं। और क्या चिंता है? दूसरी बड़ी चिंता असम को लेकर है, फिर से। अच्छा, कैसे? क्योंकि सीए एक तरह से असम समझौते की जो 1971 की कट ऑफ तारीख थी, उसको अनदेखा करता है। ये उस तारीख के बाद आए गैर मुस्लिम बांग्लादेशियों को भी नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्हें असम समझौते के तहत तो अवैध माना गया था। इससे असम में फिर से जनसांख्यिकी बदलाव की चिंता जताई जा रही है। और लागू करने के तरीके पर भी कुछ सवाल थे शायद। हाँ, इसके जो नियम बनाए गए हैं उसमें आवेदन प्रक्रिया काफी हद तक ऑनलाइन है और केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमिका ज्यादा है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच वगैरह। कुछ लोगों का मानना है कि ये राज्यों के अधिकारों को कम करता है और संघीय ढांचे के लिहाज से ठीक नहीं है। और इसकी कानूनी वैधता? कोर्ट में चुनौती दी गई है इसे? हाँ, बिल्कुल। सीएए की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई है। इन्हीं सब आधारों पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ असम समझौते का उल्लंघन, मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। अंतिम फैसला आना बाकी है। तो हमने अनुच्छेद 10 की गारंटी से शुरू किया, फिर अनुच्छेद 11 की संसद की अपार शक्ति को समझा, 1955 के कानून के पूरे ढांचे को देखा, और फिर धारा 6A और CAA जैसे जटिल और विवादास्पद संशोधनों पर बात की। अगर कोई इन सब को समझने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए मतलब इसका निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि भारत में नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर की लकीर हो। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 10 एक आधार जरूर देता है, एक शुरुआती बिंदु, लेकिन असली चाबी, असली ताकत वो संसद के हाथ में है, अनुच्छेद 11 के तहत। और संसद ने इस चाबी का इस्तेमाल करके 1955 का कानून बनाया है। और समय समय पर जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई या ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे बंटवारा हुआ, असम समझौता हुआ, या फिर अपनी नीतियां बदली, जैसे सीए आया, तो संसद ने उस कानून में बदलाव किए हैं। और ये बदलाव विवाद पैदा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव अक्सर जटिल कानूनी और सामाजिक बहसें पैदा करते हैं, और इसमें फिर न्यायपालिका यानी हमारी कोर्ट्स, उनकी भूमिका एक रेफरी की तरह हो जाती है। वो देखती हैं कि संसद ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के मूल सिद्धांतों, खासकर समानता यानी अनुच्छेद 14 और निष्पक्षता के दायरे में है या नहीं। तो मतलब नागरिकता एक लगातार चलने वाली बातचीत है, कानून, राजनीति और समाज के बीच? बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, स्थिर नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 10 एक शुरुआती वादा, अनुच्छेद 11 संसद को असली ताकत देता है, 1955 का कानून उस ताकत का नतीजा है जी। और धारा 6A और CAA जैसे संशोधन दिखाते हैं कि ये ताकत कितनी दूर तक जा सकती है और किन मुश्किल सवालों को जन्म दे सकती है। धारा 6 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसदीय शक्ति को प्राथमिकता देता हुआ दिखा, जबकि CAA पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा सफर यही दिखाता है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी स्टेटस नहीं है, बल्कि एक लगातार विकसित होता हुआ विचार है, जिसे हमारा इतिहास, हमारी राजनीति और हमारे संवैधानिक मूल्य मिलकर आकार देते रहते हैं। और यहीं पर हम आज की इस गहन चर्चा को रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। जब संसद के पास अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता को परिभाषित करने की इतनी व्यापक शक्ति है
और न्यायपालिका अनुच्छेद 14 के तहत उसकी समीक्षा करती है, तो इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रीय नीति, संवैधानिक मूल्य और उन लोगों के जीवन के अनुभव जिनकी नागरिकता दांव पर है, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए? बहुत अहम सवाल है। हाँ, मतलब एक देश अपनी सीमाओं और सदस्यता को परिभाषित करने का जो उसका संप्रभु अधिकार है, उसको अपने ही संविधान में लिखे निष्पक्षता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के साथ कैसे संतुलित करता है, खासकर हमारे जैसे इतने विविध समाज में। ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे।